हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है। ठीक, लेक्चर नंबर हमारा तीसरा है। लेक्चर फर्स्ट में हमने धातु के बारे में पढ़ लिया था और लेक्चर सेकेंड में हमने अधातु के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उपधातु क्या होते हैं। तो उपधातु वे होते हैं जो उपधातु क्या होते हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। दोनों के गुण रखते हैं उसे हम अधातु उपधातु कहते हैं। ठीक, उपधातु क्या है? तो जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम उपधातु बोलते हैं। ठीक, उदाहरण में इसका क्या हो जाएगा? तो बोरान हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? तो आर्सेनिक। ये सब हमारा क्या है? तो ये सब हमारा उपधातु है। ठीक, अब उपधातु के बाद से क्या पढ़ेंगे हम? तो मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मिश्र धातु क्या होता है? चलिए समझते हैं। मिश्र धातु, तो मिश्र धातु हमारा क्या होता है? तो ये जो मिश्र धातु होता है ना, वो दो या दो से अधिक धातुओं का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ठीक, धातुओं का समांगी मिश्रण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक, चलिए अब उपधातु की परिभाषा देखते हैं। तो उपधातु हमारा क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो उपधातु क्या है? तो कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक, कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं उपधातु। ठीक, क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उदाहरण इसका देखते हैं। तो उदाहरण में क्या है? तो बोरान है और क्या है? एंटीमनी है और क्या है? आर्सेनिक है और क्या है? जर्मेनियम। तो ये सब हमारा क्या है? तो ये सब हमारा उपधातु है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र धातु, ये देखिए बोर्ड पेपर में 2009 में, फिर 10 में, फिर 16, फिर 18 और 13 और 14 में पूछा गया है। ठीक, तो मिश्र धातु को चलिए देखते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं? तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ठीक, जो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का क्या होता है? तो समांगी मिश्रण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक, अब देखिए ये पीतल है, ये हमारा क्या है? पीतल। तो पीतल में कौन कौन से मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? मतलब ये किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो सबसे पहले कॉपर और कितना? जिंक। तो कॉपर इसमें कितना होता है? तो 70% और जिंक कितना होता है? तो 30%। और कॉपर और जिंक इन दोनों का मिश्रण होता है क्या? तो पीतल होता है। ठीक, और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग तार मशीनों के पुर्जे बनाने में कहाँ करते हैं? तो तार और मशीनों के पुर्जे बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा क्या है? तो जर्मन सिल्वर। ये किस चीज़ का मिश्रण है? तो कॉपर, जिंक और निकेल इन तीनों का मिश्रण होता है, तो हमारा क्या बनता है? जर्मन सिल्वर। ठीक, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बर्तन में करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? जर्मन सिल्वर का। ठीक, तीसरा क्या होता है? तो हमारा कांसा। क्या होता है? कांसा। तो कांसा किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो सबसे पहला कॉपर,
कॉपर कितना होता है तो 88%। फिर क्या होता है हमारा टीन होता है, टीन कितना होता है तो 12%। फिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो सिक्का, बर्तन, धात्विक मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक। चौथा हमारा क्या होता है तो गंध धातु। क्या होता है चौथा हमारा क्या होता है तो गंध धातु। तो गंध धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं तो कॉपर, दूसरा क्या होता है टीन, और क्या होता है जिंक। ठीक। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं तो बंदूकों में करते हैं। ठीक, कहाँ करते हैं बंदूक, और कहाँ करते हैं तो तोपों की नालिकाओं को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक। चलिए अब पांचवा इसका देखते हैं, पांचवा मिश्र धातु के बारे में। पांचवा हमारा क्या है तो पांचवा हमारा क्या है तो कांसा। ठीक, क्या है पांचवा हमारा तो कांसा। तो कांसा में कौन किस चीज़ का मिश्रण होता है तो कॉपर और टीन का। किसका कॉपर और टीन का। कॉपर कितना परसेंट होता है तो 88%, और टीन कितना परसेंट होता है तो 12%। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं तो बर्तन, और कहाँ करते हैं मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। किसका प्रयोग तो कांसा का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगला क्या है तो हमारा मुद्रा धातु है। ठीक, इसमें कौन सा मिश्रण होता है तो कॉपर, टीन, और क्या होता है तो प्लेटिनम। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं तो मुद्राएं बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है मिश्र धातुएं। ठीक, मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य के बारे में देखेंगे। क्या मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य के बारे में देखेंगे। ठीक, तो इसका पहला उद्देश्य क्या लिखेंगे इसका जो धातुएं के संरक्षण की मात्रा को कम करने में। ठीक, इसका बनाने का क्या उद्देश्य है जो धातुएं होती है उसका संरक्षण की मात्रा को कम करने में। ठीक। दूसरा क्या है तो धातुओं की कठोरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए। किसमें जो धातुएं होती है ना उसको कठोरता और क्या मजबूती बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक। तीसरा क्या होता है तो तीसरा हमारा होता है धातुओं के गलनांक को घटाने के लिए। किसमें प्रयोग करते हैं जो धातुएं होती है ना उसके गलनांक को घटाने के लिए हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिससे यह धातु की सोल्डिंग के लिए उपयुक्त हो सके। ठीक, जिससे यह धातु की सोल्डिंग के लिए क्या उपयुक्त हो सके। और चौथा क्या है तो चौथा चलिए देखते हैं रंग तथा प्रकटीकरण सुधार के लिए करते हैं। ठीक, रंग तथा प्रकटीकरण सुधार के लिए करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट हेडिंग क्या है तो आयनिक बंध। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा तो आयनिक बंध क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो वे बंध जो असमान तत्व। ठीक, वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान। ठीक, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उसे क्या कहते हैं आयनिक बंध कहलाते हैं। ठीक, आयनिक बंध क्या होते हैं तो वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य। ठीक, वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण ठीक आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका पहला गुणधर्म क्या है भौतिक प्राकृत्य। ठीक, इसकी पहला क्या है भौतिक प्राकृत्य के बारे में देखेंगे। ठीक, तो जो भौतिक प्राकृतिक के बारे में देखते हैं। ठीक, तो धन और ऋण आयनों के बीच। ठीक, धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं ठोस वे क्या होते हैं तो कठोर होते हैं। ठीक, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक, इसके भौतिक गुण क्या है देखिए ये क्या है धन और ऋणायनों के बीच। ठीक, मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों के जो ठोस वे कठोर होते हैं। ठीक, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और ये दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसका क्या हो गया इसका ये भौतिक गुण हो गया। ठीक, किसका तो आयनिक यौगिकों की गुणधर्म हो गया। ठीक, और नेक्स्ट क्या है चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है तो गलनांक व कथनांक। ठीक, आयनिक यौगिकों के गलनांक व कथनांक के बारे में देखते हैं।
तो आयनिको यौगिक के गलनांक व कथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गलनांक व कथनांक क्या होते हैं? तो आयनिक यौगिकों के गलनांक व कथनांक क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। और घुलनशीलता के बारे में देखते हैं, ठीक। तो आयनिक यौगिक सामान्यतः क्या? आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, ठीक। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं, तथा लेकिन केरोसिन और क्या पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। ये केरोसिन और पेट्रोल में क्या होते हैं? नहीं घुलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसका गुण क्या है? तो विद्युत चालकता। विद्युत चालकता के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। तो ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं? चालन नहीं करते हैं, ठीक। ठोस अवस्था में आयनिक जो होते हैं वो यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, केवल जलीय विलयन में क्या करते हैं? तो विद्युत का चालन करते हैं, ठीक। ठोस अवस्था में जो आयनिक होते हैं वो यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, केवल जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो खनिज। चलिए खनिज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये 2013, 16, 18, 19 में पूछा गया है, ठीक। तो खनिज क्या है? चलिए पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से, ठीक, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या खनिज, पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, ठीक। और अयस्क का क्या है हमारा? तो जिस खनिज से किसी धातु की प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। तो जिस खनिज से, ठीक, किसी धातु की प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे में क्या है? तो एल्युमिनियम और क्या है? तो बॉक्साइड। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे में एल्युमिनियम और बॉक्साइड, ठीक। और ये खनिज और अयस्क में अंतर देखते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या? सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक। क्या है इन दोनों में अंतर? तो सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? चलिए देखते हैं। ये देखिए 2011, 12 और 16 में पूछा गया है। 2011, 12 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? तो धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है, ठीक। क्या है? धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? तो धातु की विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक। चलिए इसका श्रेणी देखते हैं। ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक, ऊपर। इसका श्रेणी देखते हैं क्या है, ठीक। ये हमारा क्या है? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या है? सिल्वर के बाद से क्या है हमारा?
तो गोल्ड, ये सब क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक। और ये नीचे क्या होता है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु है, क्या, सबसे कम क्रियाशील धातु। और ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, तो ये हाइड्रोजन से क्या है, कम क्रियाशील है। हाइड्रोजन की अपेक्षा ये क्या है, कम क्रियाशील धातु है। यहाँ से कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक। और ये हमारा क्या है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक। अब इसका महत्व के बारे में देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या महत्व है। तो इसका पहला महत्व हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है वह तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। इसका पहला महत्व हो गया, इसका गुण हो गया, क्या हो गया, जो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, ठीक। और दूसरा क्या है, तो जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित होती है, ठीक। जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित होती है उन्हें उनके लवण विलयनों में से विस्थापित कर देती है, क्योंकि श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं से अधिक क्रियाशील होती हैं, ठीक। बस यहीं तक है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके कल हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ करेंगे, ठीक।